हम हमेशा ये समझते हैं कि बैंक्स हमारे पैसों को सेफ रखती हैं और बैंक्स हमारी इकोनॉमी को चलाने में मदद करती हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। बैंक्स हमारी इकोनॉमी को चाहे तो ऊपर भी लेके जा सकती हैं और चाहे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर सकती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिरकार ये बैंक्स काम कैसे करती हैं, कैसे पैसा कमाती हैं और कैसे इनका सबसे बड़ा हाथ है आपको अमीर या फिर गरीब बनाने में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर बात की जाए बैंक्स की, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने बिहाफ पर बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं और इकोनॉमी को चला सकते हैं। अब बैंक कैसे पैसा कमाते हैं मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ। जब आप अपना कोई भी पैसा डिपॉजिट कराते हो बैंक में, तो आगे लेंड कर जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है उसका कुछ परसेंट एज एन कमीशन रखा जाता है और बाकी का परसेंट आपको दे दिया जाता है, क्योंकि आपने भी अपना मनी डिपॉजिट किया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए, उस 1000 को डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आगे जो लेंडर है उसे भी डिजिट्स में ही मनी लेंड की जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अब देखा जाए तो ये चीज समझना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन सिर्फ ये तरीका नहीं है जिससे कि बैंक पैसे कमाती है। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स हो गया, एटीएम के चार्जेस हो गए, म्यूचुअल फंड के फीस हो गई। इस तरीके से भी पैसा कमाती है बैंक्स। और जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, उसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि कोई नॉर्मल पर्सन उसे समझ ही ना पाए। और ये एक बहुत बड़ी पावर भी होती है। जैसे कि एग्जांपल यूएस, अगर यूएस की बात की जाए तो वो इसी पावर पर कंट्रोल कर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। बैंकिंग पावर को अगर आप समझ जाओ तो आप दुनिया की किसी भी पावर को और पावरफुल इंस्टीट्यूशन को समझ सकते हो। अब अगर बात की जाए बैंक्स की, तो वो पैसा कमाने के साथ साथ आरबीआई के रूल्स पर भी चलती है। और बैंक्स काम करती हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के ऊपर, यानी कि उनको कुछ अमाउंट रिजर्व रखना होता है। सबसे पहला होता है कैश फ्लो रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब कैश फ्लो रेशियो की बात की जाए तो वो लगभग 10% का ही होता है और सेम ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है, जो कि 10% का ही होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो, तो जो 20% का फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो होता है वो उन्हें निकालना होता है। मान लीजिए 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए, तो उसमें से 200 रुपीज उनको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा एज एन कैश फ्लो और लिक्विडिटी, और उसके बाद जो 800 रुपए बचे हैं वो आगे लेंड कर सकते हैं। बट अगर हम देखें जो टोटल वैल्यू कैश फ्लो चल रहा है इन मार्केट, वो लगभग 1800 का चल रहा है। 1000 रुपीज तो आपने डिपॉजिट किए और जो 800 रुपीज आगे लेंड किए गए। अब पूरा जो कैश फ्लो हुआ वो लगभग 1800 का हुआ, क्योंकि जो बैंक्स है ना आपकी डिपॉजिट किए हुए अमाउंट को डिजिट्स में कन्वर्ट करती है एंड देन डिजिट्स को ही आगे लेंड किया जाता है। अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि जैसे ही बैंक के पास डिपॉजिटर्स और लेंडर्स इंक्रीज करते हैं, मार्केट में वैल्यू ऑफ मनी भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर मार्केट में इतनी इजीली वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो सकती है, तो बैंक क्यों नहीं फटाफट अपने बोरोवर्स को इंक्रीज करती है या फिर डिपॉजिटर को इंक्रीज करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आता है तो लोगों की डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मार्केट में अगर प्रोडक्ट्स की सप्लाई की बात की जाए तो वो ऑलरेडी सिमिलर ही है। अब जब सप्लाई कम होगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन को। अब जो प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो 7 एप्पल्स आप 100 रुपीज में खरीद रहे थे, हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज होने के बाद 100 रुपीज में आपको सिर्फ 5 और 4 एप्पल्स ही मिले। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन पर यह डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन इसे भी कंट्रोल करती है आरबीआई। अब यहाँ पर रोल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 रेट होते हैं, एक रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। इन्हीं दोनों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है मार्केट में। अब बैंक में ना 3 तरीके के बोरोवर्स होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, दूसरे होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब अगर बात की जाए बैंक की, तो बैंक हमेशा इंडिविजुअल्स को और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अपने फंड में से लोन देती है। लेकिन अगर बात की जाए बिजनेसेस की, तो उनका अमाउंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो बैंक के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो डायरेक्टली अपने फंड से बिजनेसेस को लोन दे पाए। तो अब बैंक क्या करती हैं, आरबीआई से लोन लेती हैं और उस लोन से बिजनेसेस को लोन देती हैं आगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आरबीआई का रोल यहाँ पर ऐसे आता है कि रेपो रेट के अकॉर्डिंग ही आरबीआई
बैंक्स को लोन देती है। रेपो रेट आरबीआई डिसाइड कर सकती है कि वो कितना रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसी पर ही बैंक को लोन दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे जो लोन दिया जाएगा बैंक की तरफ से वो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि बैंक में कुछ इंटरेस्ट उस पर कमाती है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो बैंक्स क्या करती हैं, अगर उनके पास कोई सरप्लस फंड है तो बैंक्स अपना फंड आरबीआई के पास रख देती हैं, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। जिस तरीके से नॉर्मली आप एफडी कराते हो उसी तरीके से बैंक भी अपना सरप्लस फंड आरबीआई के पास रख देती है, जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब ये समझते हैं कि आरबीआई इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है। मैंने आपको बताया कि बैंक जितना ज्यादा लोन देगी मार्केट में उतना ज्यादा पैसा आएगा और महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे ही आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगा है, आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि बैंक्स अब उनसे लोन नहीं लेंगी। अब बैंक के पास आगे भी फंड देने के लिए यानी कि लोन देने के लिए पैसा नहीं होगा। अब आगे अगर वो लोन नहीं देंगे, बिजनेसेस को लोन नहीं देंगे, तो बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, और हो सकता है कि अपने एम्प्लॉयज का ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दें। अब जब एम्प्लॉयज की सैलरी कम आएगी या फिर सैलरी रुक कर आएगी तो एम्प्लॉयज भी खर्चा करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब अगर बात की जाए रिवर्स रेपो रेट की कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कैसे हैंडल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसमें आरबीआई क्या करती है, अपने रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देती है। बैंक के पास अगर कोई सरप्लस फंड होगा तो बैंक उसे आरबीआई के पास रखना चाहेगी। अब वहां पर क्या हो गया, उनके जो फंड अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, आगे वो अगेन फिर से लोन नहीं दे पाएंगे और फिर से वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर आरबीआई इतना इजीली महंगाई को कंट्रोल कर सकती है तो इंडिया में महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हर चीज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008 की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा रिसेशन आया था जब लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था। अब उसके बाद जब इंडिया में रिसेशन आया तो उसको रोकने के लिए भी आरबीआई ने कई सारे गाइडलाइंस बनाए थे। अब जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का स्टेप लिया था। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे ही आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट में रिसेशन आना स्टार्ट हो गया है तो आरबीआई क्या करते हैं, वो बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से बैंक के पास फंड रेज हो जाते हैं। अब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया आगे लोन देने के लिए, बैंक्स आगे लोन बिजनेसेस को देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएं। इसी तरीके का कुछ 2008 में भी किया गया, लेकिन इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ा था इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स भी थी बट पीएसयू बैंक्स भी थी, जिसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। अब ये स्कैम इस तरीके से किया गया कि आरबीआई ने जैसे ही बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीदे वो पैसा बैंक्स के पास गया। अब कुछ पैसा जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास भी गया। पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे। अब बिजनेसमैन ने पॉलिटिशियंस को अंडर प्रेशर करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस को बड़े बड़े जो नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस थे उनको बहुत बड़ा लोन इश्यू करना पड़ा, जो कि 20 लाख करोड़ तक था। जैसे कि वीडियोकॉन, रिलायंस और किंगफिशर ऐसी कंपनीज को लगभग 13 लाख करोड़ का लोन दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस पैसे को अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए यूज किया और अपनी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया, जिसका असर आज तक हमारी बैंक्स झेल रही हैं। बहुत सारी बैंक्स तो ऐसी थीं जो बंद हो गई, इस लॉस को झेल ही नहीं पाई। अब इसका जो पूरा लॉस था वो बड़ी बड़ी बैंक्स के ऊपर आ गया और फिर से पूरी तरीके से इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ा। अब इससे जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। इसी वजह से मार्केट में अभी के टाइम पर भी महंगाई आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोगों को लोन भी नहीं मिल पा रहा और लोन के इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये 2008 का इम्पैक्ट आज तक हमारी बैंक्स और इकोनॉमी पर चलता आ रहा है। तो ये था पूरा सिस्टम, जिस तरीके से बैंक्स काम करती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बैंक हो सकता है कि आपसे भी छुपाती हैं और हमसे भी छुपाती हैं। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिली होगी। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।